शुरुआत करते दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज जो पहला एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो G20 का जो अभी हाल फिलहाल में समिट आयोजित किया गया था उस समय में वो कितना सफल हो पाया है। पार्टिकुलरली हमारा जो लेबर वर्क फोर्स है, लेबर वर्क फोर्स के कौन कौन से अधिकार हैं। इतने सारे G20 के मेंबर कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे लोग हमारे देश के इन कंट्रीज़ में काम करने के लिए जाते हैं। कोई खाड़ी देशों में जाते हैं कमाई करने के लिए, कोई अलग अलग जगह जाते हैं। तो वो लोग कौन कौन से अधिकारों की डिमांड कर रहे हैं, कौन कौन सी कमियों को वो फेस कर रहे हैं, कौन कौन सी समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का समाधान इस G20 के समिट में हो सकता था। क्योंकि पूरी देश दुनिया के प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे। जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, जो मेंबर कंट्रीज़ नहीं हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। इस मामले में पार्टिकुलरली यहाँ पर जो है लेबर से रिलेटेड बैठक भी यहाँ पर हुई है, लेकिन G20 समिट इस मामले में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाया है। हमारे देश के जो लेबर हैं कौन कौन से अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। तो जो G20 समिट आयोजित हुआ था नई दिल्ली में 18वें नंबर का, इसमें इंडिया के पास में एक अपॉर्चुनिटी था और उस अपॉर्चुनिटी को इंडिया ने मिस्ड कर दिया है, खो दिया है। ड्यूरिंग द दिल्ली समिट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वर्कर्स एंड इंश्योर देयर वेलफेयर, एक मौका था हम हमारे वर्कर लोगों के वेलफेयर के लिए इंश्योर कर सकते थे, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकते थे। ये जो मैप है, इस मैप के माध्यम से आप G20 की मेंबर कंट्रीज़ के बारे में देख सकते हैं कि कौन कौन से इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे जो अफ्रीका वाला हिस्सा है, अफ्रीका वाले हिस्से से यहाँ पर प्रतिनिधित्व तो बहुत ही कम है। इसका मतलब ये है गरीब देश G20 में शामिल बहुत ही कम है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, G20 समिट में जो अफ्रीकन यूनियन है ना, उसको पार्टिसिपेट किया गया है, उसको परमानेंट मेंबर बनाया गया है। तो अभी ये जो G20 हम बोल रहे हैं, अब ये G20 से क्या बन गया है, G21 बन गया है। नया जो ग्रुप यहाँ पर ऐड हुआ है वो है अफ्रीकन यूनियन। टोटल इसमें 19 देश आ जाते हैं। 19 देश में एक ग्रुप है यूरोपियन यूनियन, जिसको हम EU बोलते हैं, 20 हो गए। अगला जो ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है वो है अफ्रीकन यूनियन, मतलब 2 ग्रुप इसमें जुड़े हुए हैं और 19 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए ये जो ग्रुप है G20, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो कुल मिलाकर के G20 समिट 2023 का जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भारत की तरफ से की गई थी, इसको हम सफल मान सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, इसके साथ साथ में G20 में अफ्रीकन यूनियन को एज ए मेंबरशिप प्रोवाइड करी गई है। तो जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज़ को यहाँ पर उठाने की कोशिश करी जाती, लेकिन यहाँ पर कुछ मुद्दे हैं जो कि हमें डर पैदा कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जॉइंट घोषणा नहीं हो पाई थी रसिया यूक्रेन के ऊपर जो युद्ध चल रहा उसको लेकर के, एंड डिवाइडेड इंटरेस्ट ऑफ G20 मेंबर वुड अफेक्ट इट। डर यहाँ पर ये चल रहा था कि भाई रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है तो उससे इसकी जो बैठक है, इसके जो मुद्दे हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ साथ में G20 की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, इनके अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग इनकी थिंकिंग है। इसके बावजूद हम देखेंगे कई सारे मसलों के ऊपर आम सहमति बन गई है। लेकिन मिस्टर मोदी ने इस चीज़ को संभव कर दिया है। ही सॉफ्टन द लैंग्वेज ऑफ द बाली G20 डॉक्यूमेंट क्रिटिसाइजिंग रसिया। उस समय रसिया को जो क्रिटिसाइज़ किया गया था, इस बार रसिया को क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो है इस समिट से रसिया यूक्रेन ये वाला जो मसला रहा है इसको आउट किया गया है। इसके साथ साथ में स्किप द इशू ऑफ फॉसिल फ्यूल का जो इशू था इसको भी स्किप कर दिया गया है। रीड आउट 83 पैराग्राफ ऑफ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एंड सिम्बॉलिकली हैंड ओवर द गैवल टू द ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट। अगली जो अध्यक्षता होगी वो ब्राज़ील करेगा। कौन करेंगे? लूला डी सिल्वा, who will now
प्रिसाइड ओवर G20। तो 2024 की जो अध्यक्षता है ब्राज़ील करने वाला है G20 की। लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक हम ये बोल सकते हैं कि G20 की ये जो समिट का आयोजन किया गया है, इसने एक अपॉर्चुनिटी को मिस्ड कर दिया है, एक अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। यहाँ पर बहुत बड़ा मौका था कि वर्ल्ड लेवल पर जो वर्कर लोग काम कर रहे हैं उनके अधिकारों के लिए हम लड़ाई लड़ सकें, उनके वेलफेयर के लिए हम काम कर सकें G20 के समिट में। G20 में पार्टिकुलरली लेबर से रिलेटेड यहाँ पर मीटिंग रखी जाती है, ठीक है, जिसको L20 बोलते हैं, लेबर 20, जहाँ पर G20 लीडर का एक संगठन है जो कि चिंता करता है लेबर लोगों के अधिकारों को लेकर के, और इसकी 2 मीटिंग आयोजित करी गई थी इंडिया में। लेकिन ये काफ़ी कंसर्न वाली बात है कि जो L20 की मीटिंग आयोजित करी गई थी, इसका हेड किसको बना दिया आपने? इसका हेड आपने बना दिया BMS को, भारतीय मजदूर संघ। और ये जो BMS है बीजेपी का ही है, और सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो सरकार जैसा चाहेगी वैसा ही ये संघ बोलेगा। आवाज़ तो अपोजिशन वाला लीडर उठा सकता है, अपोजिशन वाला यूनियन का संगठन उठा सकता है, उनके मेंबर्स उठा सकते हैं। तो आपको जो अपोजिशन वाले संगठन हैं जैसे कि ईटक है, आईटक है, इनको हेड बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। शॉर्टकट में हम ये कह सकते हैं कि L20 का राजनैतिककरण कर दिया गया है। India's choice of BMS had irked the National Trade Union Confederation ITUC इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन को ये बात सबसे बुरी लगी थी, जो कि एक ग्लोबल ट्रेड यूनियन का कन्फिग्रेशन है, ठीक है, एक समूह माना जाता है, और उन्होंने बाइकआउट कर दिया था इस मीटिंग का। तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। यदि हम पिछले कुछ दिनों की या फिर पिछले कुछ सालों की बात करें, L20 हैज़ बीन हेडेड बाय द आईटक। पहले कुछ सालों से ITUC ईटक इसका अध्यक्षता करता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि उसको इग्नोर कर दिया गया है, एंड चेयर वाज गिवन टू द BMS विच प्रायोरिटाइज राइट विंग पॉलिटिक्स ओवर वर्कर्स इंटरेस्ट। जो कि सरकार क्या सोचती है वर्करों के बारे में, वही बात रखता है ये BMS। तो जाहिर सी बात है, सरकार वर्करों के खिलाफ में अच्छा कैसे सोच सकती है जब उसका संगठन ही, जब यूनियनों का जो संगठन है वो खुद ही सरकार का है। अभी हाल फिलहाल में जो लेबर सिस्टम चल रहा है वो कुल मिलाकर के शोषण टाइप का होता है। आज कहीं पर भी आप यदि काम करते हैं तो कुल मिलाकर के वर्कर और ऑफिसर 2 कैटेगरी रहती किसी भी कंपनी में। सेल जैसी महारत्न कंपनी की यदि हम बात करें, ठीक है, सेल जैसी एक महारत्न कंपनी की बात करें तो यहाँ पर 2 स्टेज हैं, एक तो ऑफिसर ग्रेड है और दूसरा है वर्कर। ऑफिसर के नीचे रहते हैं वर्कर। यदि कोई वर्कर से उनको कोई प्रॉब्लम है, वो कोई आवाज़ उठा रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पर जो है थोड़े से कमी है, कोई कहीं पर छुट्टी में गया है तो आप हमको जो है आदमी दीजिए, ऐसी कोई डिमांड कर लेता है, या फिर वो ऑफिसर के खिलाफ़ में कुछ बोल देता है, तो इसका क्या है, तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। A B C 3 शिफ्ट चल रहा है तो एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में डाल देंगे, या तो फिर कहीं यदि वो एक जगह काम कर रहा है तो उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस प्रकार से वर्करों का शोषण होता है। तो ये जो शोषण हो रहा है इसको कैसे करके रोक सकते हैं? इसको तभी रोक सकते हैं जब हमारा यूनियन मजबूत रहेगा। यदि हमारा यूनियन ही कमज़ोर है तो कैसे करके हम वर्करों के अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं? दूसरे नंबर की बात यह है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी वर्करों के अधिकारों को मजबूत ना करके जो कंपनी का मालिक है उसके अधिकारों को मजबूत करने के लिए नए लेबर कोड ला दी है। जहां 8 घंटे की ड्यूटी के लिए लोगों ने कितनी लड़ाई लड़ी है, तब जाकर के 8 घंटे की ड्यूटी हुई है, सरकार ने उसको 12 घंटे कर दिया है। अब सोचिए 12 घंटा करने के लिए कौन तैयार होगा? आप सवेरे 8 बजे जाएंगे, घर से निकलेंगे और रात में 8 बजे आएंगे, आपका पूरा दिन चला गया और आपकी रात भी चली गई। महिलाओं को पहले शाम को 7 बजे के बाद अलाउ नहीं किया जाता था, आज के समय में अलाउ कर दिया है कि महिलाएं नाइट में भी ड्यूटी कर सकती हैं।
अब रात में आते जाते में छेड़छाड़ होती है या फिर वहाँ पर कोई दुर्घटना उनके साथ में घटित हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इंसान आदमी तक सोचता है कि नहीं नाइट शिफ्ट क्या जाए यार, तो वो तो महिलाएं हैं, उनको नाइट शिफ्ट कैसे आप अलाउ कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग टाइप के मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे कि फोर्स्ड लेबर के बारे में इंडिया अपनी आवाज़ उठा सकता था, मॉडर्न डे स्लेवरी के बारे में इंडिया आवाज़ उठा सकता था। इसके साथ साथ में जो कफाला सिस्टम चलता है अरब गल्फ़ में, क्योंकि लगभग 9 मिलियन इंडियन यहाँ पर कमाई करने के लिए जाते हैं और ये एक्सप्लोटेटिव वर्किंग कंडीशन में रह रहे हैं। कफाला सिस्टम की यदि हम बात करें, गल्फ़ कंट्रीज़ फॉलो एन एक्सप्लॉयटेटिव लेबर सिस्टम, जिसको हम कफाला सिस्टम बोलते हैं, विच टाइज माइग्रेंट विथ टू देयर एम्प्लॉयर। इससे क्या है ना, वो एम्प्लॉयर के साथ वो एक प्रकार से बंध जाते हैं। कैसे करके बंध जाते हैं? इस सिस्टम के माध्यम से माइग्रेंट वर्कर को अपने गांव, अपने देश लौटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वर्कर टू लीव देयर और जॉब्स और चेंज एम्प्लॉयर एंड इट इज increases द रिस्क ऑफ फोर्स लेबर एंड मॉडर्न डे स्लेवरी। कफाला सिस्टम के अंतर्गत यदि आप किसी एक जगह पर काम करने गए, किसी एक आदमी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो उसको छोड़ करके आप दूसरा काम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ये कफाला सिस्टम कहता है। कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो यहाँ पर भी वर्करों का शोषण होता है गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो इसके बारे में भी यहाँ पर कोई नियम कानून बनना चाहिए था, यहाँ पर आवाज़ उठाई जानी चाहिए थी। इसके अलावा कौन कौन सी डिमांड है वर्करों की, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पोर्टेबल इंश्योरेंस स्कीम आर इम्पोर्टेंट बट दे आर नॉट इनफ। अभी हाल फिलहाल में जो पोर्टेबल इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करी जा रही हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो अभी पर्याप्त नहीं है। वर्किंग कंडीशन अच्छी होना चाहिए, नई जॉब क्रिएट करने की ज़रूरत है, बराबर का मेहनताना मिलना चाहिए। अब एग्जांपल के तौर पर मैं यदि बात करूँ ना, सेल की ही हम बात करते हैं, ठीक है। सेल में एक ही काम करने के लिए एक ठेकेदार वाले वर्कर को 8,000 रुपया मिलता है, 8,000 से 9,000। वहीं जो परमानेंट एम्प्लॉई है उसको 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 लाख रुपए तक मिल रहा है। सीनियर जैसे जैसे हो जाते हैं तो काम एक ही है, तो फिर पेमेंट कैसे अलग अलग आप दे रहे हैं? यहाँ पर दिक्कत ये पैदा हो गई है। जेंडर इक्वालिटी को लेकर के लेबर लोग परेशान हैं। एलिमिनेशन ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर को समाप्त करना है, ठीक है, फोर्स्ड लेबर को समाप्त करना है, मॉडर्न डे स्लेवरी को ख़त्म करना है। इसके साथ साथ में उनके जो अधिकार हैं, उनकी फैमिली का वेलफेयर, ये सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा वर्कर लोग डिमांड करते रहते हैं। अरब में जो काम करने के लिए जाते हैं उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं? It would have been a relief for the Indian working class, especially in the Arab Gulf, had these issues been prioritized and debated at G20। तो हम ऐसी आशा करते थे कि भाई यहाँ पर जो है अरब गल्फ़ में जो इंडियन काम करने जा रहे हैं उनके मुद्दे को उठाया जाए, उनको प्रायोरिटी दी जाए। सऊदी अरेबिया की बात करें, जहाँ पर 2.5 मिलियन इंडियन वर्कर काम करते हैं, जो कि G20 का परमानेंट मेंबर है। ओमान एंड यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करें, इनको भी इनवाइट किया गया था इस समिट में। लगभग यहाँ पर 8 लाख एंड 3.5 मिलियन इंडियन वर्कर रिस्पेक्टिवली काम कर रहे हैं। 8 लाख कहाँ पर? ओमान में, और यूनाइटेड अरब अमीरात में 3.5 मिलियन इंडियन वर्कर काम कर रहे हैं। इस प्रकार से देखा जाए विश्व में वर्कर प्रोवाइड करने के मामले में इंडिया आगे रहा है। हम कह सकते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइग्रेंट सेंडिंग कंट्री है इंडिया। लगभग ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 13 मिलियन वर्कर पूरे देश दुनिया में काम करने के लिए जाते हैं भारत से, और अंदाज़ा ऐसा है कि 9 मिलियन काम कर रहे हैं शोषण वाली कंडीशन में, जहाँ पर इनका शोषण हो रहा है अरब की खाड़ी में। दूसरे देशों की हम क्या बात करें, इंडिया में खुद जो वर्कर लोग काम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे कि ईंट के भट्टों में काम कर रहे हैं, श्रिम्प फार्मिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है, कॉपर मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, स्टोन कटिंग में काम कर रहे हैं,
प्लांटेशन में काम कर रहे हैं, ये लोग भी जो है फोर्स्ड लेबर को फेस करते हैं और मॉडर्न डे स्लेवरी अभी भी मौजूद है। यहाँ पर फोर्स्ड लेबर क्या है और मॉडर्न स्लेवरी क्या है आगे हम देखने वाले हैं। तो इन G20 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द वाक फ्री फाउंडेशन, G20 कंट्री में यह एस्टिमेशन लगाया गया है कि 27 मिलियन लोग जो है अभी मॉडर्न डे स्लेवरी में फंसे हुए हैं G20 की मेंबर कंट्रीज़ में, जिसमें से 11 मिलियन जो है इंडिया में हैं। फोर्स्ड लेबर क्या है और मॉडर्न डे स्लेवरी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख सकते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कहा गया है कि फोर्स्ड लेबर या फिर कंपलसरी लेबर किसको बोलेंगे, जो कोई भी जितने भी किस्म का काम है या फिर कहीं पर आप सेवा दे रहे हैं, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनी पर्सन अंडर द थ्रेट ऑफ ए पेनाल्टी एंड फॉर विच पर्सन हैज़ नॉट ऑफर्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ वॉलंटरी। इच्छा नहीं है फिर भी मेरे से काम करवा रहे हैं। दिक्कत यहाँ पर ये हो गई, यदि आप नहीं काम करोगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। It must be noted that India has signed and ratified ILO's Forced Labor Convention known as C29। एक बात ये ध्यान रखना है कि इंडिया ने इस मामले में काम करने के लिए ILO का जो C29 ग्रुप है या फिर कन्वेंशन है, इसमें साइन किया है। कुछ कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं, ठीक है, जिनसे हमें पता चल सकता है कि फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर वर्कर के ऊपर में रिस्ट्रिक्शन लगा देना, उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को प्रभावित करना, इसके साथ साथ में उसका जो वेज है उसको रोक के रखना या फिर उसके जो डॉक्यूमेंट है उसको जब्त करके रख लेना, फिज़िकली या फिर सेक्सुअल वायलेंस करना, इसके अलावा उसको धमकी देना, फ्रॉडुलेंट डेब्ट फ्रॉम द वर्कर कैन नॉट एस्केप, इसके अलावा उसको कर्जा दे देना और कर्जा वो नहीं पटा पा रहा है तो बोलना कि तू जब तक मेरा कर्जा नहीं पटाएगा तू काम छोड़ करके जा नहीं सकता। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये फोर्स्ड लेबर है। और लास्ट में हम बात करते हैं कि देखिए G20 की जो बैठक हुई थी L20 की, इसमें बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो आवाज़ उठा सकते थे। पार्टिकुलरली इंडिया यदि इसका अध्यक्ष बना है तो उसको आवाज़ उठाना चाहिए थी, जैसे कि जॉब क्रिएशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ में फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट्स एट वर्क की बात करें, यदि मैं काम कर रहा हूँ किसी जगह पर तो मेरे जो मूलभूत अधिकार हैं वो मुझे मिलना चाहिए, जैसे मेरे काम के घंटे निर्धारित हों, रात में मुझे रेस्ट मिलना चाहिए, दिन में मुझे रेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है, नाश्ते की छुट्टी हो, चाय पीने की, खाने की छुट्टी हो। तो रेस्ट को लेकर के बहुत यहाँ पर दिक्कत जाती है। मैं देखा हूँ 8-8 घंटे कंटिन्यू लोग रात में जागते हैं, ठीक है, ना खाने की छुट्टी, ना नाश्ता की, ना चाय की, कुछ की छुट्टी नहीं, बस कंटिन्यू काम करते रहो। इसी को बोलते हैं हम बंधुआ मजदूरी, फोर्स्ड लेबर जिसको बोलते हैं। मिनिमम लिविंग वेजेस होना चाहिए, इक्वल पे होना चाहिए। भाई परमानेंट वाले को आप 30,000 दे रहे हो और जो नया ठेकेदारी वाला वर्कर है उसको 8,000 दे रहे हो, जबकि काम तो एक ही है। कम से कम आप उसको परमानेंट नहीं कर रहे हैं तो कम से कम पैसा तो दे दो, मिनिमम वेज तो आप दीजिए कम से कम। और लेकिन मिनिमम वेज की क्या बात करें, बीच का जो आदमी है पैसा खा जाता है। सोशल प्रोटेक्शन हमको देने की ज़रूरत है। सोशल प्रोटेक्शन हम कैसे करके दे सकते हैं कि भाई आप रिटायर हो गए तो रिटायर का बेनिफिट आपको देंगे, पेंशन देंगे, यदि आपका एक्सीडेंट हो गया है तो आपको जो है इलाज करवाया जाएगा फ्री में। इसके अलावा आपकी जो फैमिलीज, जैसे आप ड्यूटी नहीं आ पा रहे हैं, आपका कुछ दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो आपके घर वालों को वो काम मिलना चाहिए। ऐसी इस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी स्कीम होना चाहिए। इसके बाद सीधे हम चलते हैं न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं प्रमुख न्यूज़ को। जो पहली न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो अफस्पा कानून से रिलेटेड है। अफस्पा हम किसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो गया है कि यहाँ पर हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है, हमारी जो आर्मी है, हमारी जो सेना है, उसको हम स्पेशल पावर दे रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी डिसीजन ले सके। एग्जाम्पल के तौर पर
किसी के घर की तलाशी लेनी है, किसी के ऊपर गोली चलाना है, तो इसके लिए उसको वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बिना वारंट के आपके घर की वो तलाशी ले सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की पावर क्यों दी जा रही है? ताकि किसी भी राज्य में जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए सरकार इस प्रकार की स्पेशल पावर सेना को देती है। जल्दी से जल्दी कैसे करके आर्मी हमारी डिसीजन लेगी, इसके लिए अफस्पा कानून लाया गया है। बैकग्राउंड की यदि हम बात करें तो ये जो है आज का कानून नहीं है, ये हम लेके आए हैं ब्रिटिश एरा का लेजिस्लेशन। री इनकारकेशन का मतलब होता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म कैसे बोलेंगे? पहले अंग्रेजों के टाइम में था, इसके बाद हमारे यहाँ पर अब ये कंटिन्यू चल रहा है। तो उस समय में जब क्वाइट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, तब अफस्पा कानून को लाया गया था। इसके माध्यम से 4 ऑर्डिनेंस प्रस्तुत किए गए थे 1947 में। द ऑर्डिनेंसेस वर रिप्लेस्ड बाय एन एक्ट इन 1948। बाद में इनको 1948 के एक एक्ट के माध्यम से रिप्लेस कर दिया जाता है। द प्रेजेंट लॉ इफेक्टिव इन नॉर्थ ईस्ट वाज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन 1958। आज के समय में जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शांति बहाल करने के लिए कानून लाए गए थे, तो इनको इंट्रोड्यूस किया गया था 1958 में संसद में, और उस समय में जो होम मिनिस्टर हुआ करते थे जीबी पंत हुआ करते थे। इसको प्रारंभिक तौर पर हम जो है आर्म्ड फोर्सेस असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर एक्ट 1958 के रूप में जानते थे। बाद में क्या हुआ, तो सबसे शुरू में असम और मणिपुर में इसको लेकर के आए। बाद में क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड इस कानून के दायरे में इनको लाया जाता है और इनके ऊपर भी इसको हम अप्लाई कर देते हैं। अफस्पा के अंतर्गत बहुत सारी पावर जो है आर्म फोर्सेस को प्रोवाइड करी जाती है, चाहे वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हो, जिनको डिस्टर्ब एरिया में डिप्लॉय किया जा रहा है। डिस्टर्ब एरिया वहाँ मतलब जहाँ पर हिंसा वगैरह की घटनाएं हो रही हैं, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को मार रहे हैं, एक ग्रुप दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहा है, ऐसे वाला एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया के रूप में हम जानते हैं। तो ये वाला जो कानून था पहली बार 1958 में आया था, और उस समय जो है नागा लोगों को डील करने के लिए ये कानून लाया गया था। द एक्ट वाज अमेंडेड इन 1972 एंड पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एज डिस्टर्ब वर कन्फर्ड कंकरेंटली अपॉन सेंट्रल अलॉन्ग विद स्टेट। बताया जा रहा है कि